पढ़ेंगे, ठीक है। रेयॉन बेसिकली एक पुनर्निर्मित या रीजनरेटेड फाइबर है, जिसको हम बेसिकली लकड़ियों की लुगदी या वुड पल्प से बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो हम लेते हैं वो लकड़ियों की लुगदी है, तो इसीलिए इसको सेलुलोजिक फाइबर के वर्गीकरण में ही रखते हैं। ये सेलुलोजिक फाइबर है। इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो कपास की होती है वो सारी प्रॉपर्टीज़ रेयॉन की भी होती है, ठीक है। तो चलिए आज हम विस्कस रेयॉन, सबसे पहले रेयॉन 4 प्रकार का होता है। हम विस्कस रेयॉन के बनने की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। तो आप देखिए, तो इसमें हम बेसिकली पहले लकड़ियाँ लेते हैं, है ना। आप देखिए ये पिक्चर में बनाया हुआ है कि हम लकड़ियाँ लेते हैं और फिर हम इसे स्टीपिंग प्रोसेस, मतलब इसे भिगोते हैं, फिर हम इसे श्रेडिंग करते हैं, मतलब इसे टुकड़ों में काटते हैं, फिर एजिंग, मतलब हम इसको बहुत दिन तक खमीरीकरण या पकाने की प्रक्रिया, उसके बाद सेंटेशन, तब राइपनिंग एंड फिल्टरिंग, तब डिज़ोल्विंग और तब हम स्पिनिंग करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम स्टेप्स वाइज विस्कस रेयॉन को कैसे बनाते हैं उसको हम पढ़ें। पहला देखिए रॉ मटेरियल प्रिपरेशन। तो रॉ मटेरियल में हम सब द मैन्युफैक्चर ऑफ विस्कस रेयॉन स्टार्ट्स विद द प्योरिफिकेशन ऑफ सेलुलोज, ठीक है। तो सेलुलोज या लकड़ियों की लुगदी, स्प्राउस ट्रीज आर कट इनटू टिम्बर्स, देयर बार्क आर रिमूव्ड एंड कट इनटू पीसेस मेजरिंग 7 by 8 inches or half inches into 1 by 4 inches. These pieces are treated with a solution of calcium bicarbonate. तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट आप याद रखिएगा, कई बार आपको पूछता है कि विस्कस रेयॉन में जो हम रसायन मिलाते हैं वो कौन सा होता है, तो वो होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड कुक्ड विथ स्टीम under pressure for about 14 hours. This cellulose is treated with excess of water. After this, it is treated with a bleaching agent, that is sodium hypochlorite, and finally converted into paperboard or sheets. This is called wood pulp. तो wood pulp बनाने के लिए हम दो रसायनों का यूज़ कर रहे हैं, एक है कैल्शियम बाइसल्फेट और दूसरा है सोडियम हाइपोक्लोराइड। चलिए हिंदी में भी इसे पढ़ें। सोनोवर के पेड़ों को काट कर लकड़ी के लट्ठों में बदला जाता है। उनकी छाल हटाकर उन्हें 7/8 इन टाइम्स, मतलब ये जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है ना वो वही बोल रहा है, इतने बड़े पीसेस के आकार के टुकड़ों को काट लिया जाता है। इन लकड़ी के टुकड़ों में कैल्शियम बाइकार्बोनेट के घोल के साथ मिलाया जाता है और दबाव में लगभग 14 घंटे तक भाप के साथ पकाया जाता है। पके हुए सेलुलोज को अत्यधिक पानी से अच्छी तरह से धोया जाता है। इसके बाद शुद्ध सफ़ेद सेलुलोज प्राप्त करने के लिए उसमें हम एक ब्लीचिंग एजेंट जिसका नाम सोडियम हाइपोक्लोराइड है उसके साथ उपचारित किया जाता है। इस शुद्ध और ब्लीच किए गए सेलुलोज को अंत में मोटे पेपर बोर्ड या शीट में बदल दिया जाता है। इसे ही हिंदी में हम लकड़ी की लुगदी कहेंगे, ठीक है। तो पहले लकड़ी की लुगदी हम बना रहे हैं, लकड़ियों को काट कर फिर उसमें 2 केमिकल्स डालकर और फिर उसको हम शीट में बदल देते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप पढ़ें, दैट इज स्टीपिंग एंड प्रेसिंग, भिगोना और दबाना। द कंडीशन वुड पल्प शीट्स आर ट्रीटेड विद caustic soda solution about 17.5%. It is called moisturizing or steeping. The high DP मतलब degree of polymerization cellulose is converted into soda cellulose. The sheet are allowed to soak, steep until they become dark brown in color. This takes about 1 to 14 hours. The caustic soda solution is drained off and sheets are pressed to squeeze out excess caustic soda solution. 100 gram of
sulfite pulp gives about 310 kg of soda सेलुलोज। ये बोल क्या रहा है, चलिए हम हिंदी में पढ़ें। तैयार की गई लकड़ी की लुगदी को 17.5% कॉस्टिक सोडा के घोल में डुबाया जाता है। उसके बाद इसको बहुत दिन तक स्टीपिंग मतलब डुबो कर छोड़ दिया जाता है और उच्च डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन वाला सेलुलोज बदलकर सोडा सेलुलोज बन जाता है। इन शीटों को 1 से 14 घंटे तक भिगोकर और तब इनका रंग गहरा भूरा हो जाए तो उसके बाद इसमें कॉस्टिक सोडा डाला जाता है। कॉस्टिक सोडा के घोल को बाहर निकाल दिया जाता है और अतिरिक्त घोल को निचोड़कर हटाने के लिए शीटों को हाइड्रोक्लोरिक प्रेस से दबाया जाता है। ये देखा गया है कि जब हम 100 केजी सल्फाइड पल्प को लगभग दबाते हैं तो उसमें से लगभग 310 केजी सोडा सेलुलोज प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रोसेस में हम शेडिंग या कतरना या उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। श्रेडिंग और कटिंग प्रोसेस, द वेट सॉफ्ट शीट ऑफ सोडा सेलुलोज आर पास्ड थ्रू अ श्रेडिंग मशीन विच कट्स देम इनटू स्मॉल बिट्स। ठीक है, अब छोटे छोटे टुकड़ों में इन 2 to 3 hours द शीट्स आर ब्रोकन इनटू फाइन क्रम्स। ठीक है, 2 से 3 घंटों में ये हम फाइन छोटे छोटे चूरा में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए हिंदी पढ़ते हैं। सोडा सेलुलोज की इन गीली और मुलायम शीटों को एक श्रेडिंग मशीन में डाला जाता है। लगभग 2 से 3 घंटे के भीतर यह मशीन शीटों को छोटे छोटे महीन टुकड़ों में काट और तोड़ देती है। इन बारीक टूटे हुए टुकड़ों को वाइट क्रम्स या सफ़ेद क्रम्स या महीन चूरा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चौथा प्रक्रिया क्या है, दैट इज एजिंग प्रोसेस या परिपक्व करना। ठीक है, एजिंग प्रोसेस में टू ऑब्टेन ऑलमोस्ट आइडियल सॉल्यूशन ऑफ सेलुलोज द सोडा सेलुलोज इज स्टोर्ड इन स्मॉल गैल्वेनाइज्ड ड्रम्स for about 48 hours at 28 degrees centigrade. This process is called aging process. The aging process is essential. During this process, the degree of polymerization soda cellulose is decreased from 1000 to 300 by oxygen present in air containing in the drum. ठीक है, तो क्या करते हैं, उस सेलुलोज के घोल को, सोडा सेलुलोज के घोल को, महीन सफ़ेद टुकड़ों को छोटे गैल्वेनाइज्ड ड्रमों में जमा कर रख दिया जाता है और इसका टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड के नियंत्रित तापमान पर लगभग 48 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। ये क्यों आवश्यक है, इस अवधि के दौरान ड्रम के भीतर मौजूद हवा और ऑक्सीजन सोडा सेलुलोज के साथ प्रतिक्रिया करती है और इस ऑक्सीकरण से सेलुलोज के अणुओं की लंबी चेन टूट जाती है जिससे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 1000 से घटकर 300 हो जाता है। यह रेयॉन का एक आदर्श घोल बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो हम 48 घंटों तक उसे ड्रम में दबा कर छोड़ देते हैं जिससे कि एक हम आदर्श घोल प्राप्त कर सके। नेक्स्ट स्टेप देखिए, दैट इज जेंथेशन या चर्निंग या इसे हम मथना भी कह सकते हैं। उस घोल को ना फिर हम मथते हैं। चर्निंग प्रोसेस ऑफ जेंथेशन आफ्टर एजिंग द क्रम्स ऑफ सोडा सेलुलोज आर ट्रांसफर्ड टू रोटेटिंग एयरटाइट हेक्सागोनल churners or mixers. Carbon disulfide 10% of the weight of the crumbs is added to the mixer and churned together for 3 hours by rotating the mixer at a slow speed of 2 revolutions per minute. Soda cellulose xanthate is formed during this process and the color of the product changes from white to reddish orange. ठीक है, तो एजिंग के बाद क्या करते हैं, हम सोडा सेलुलोज के टुकड़ों को घुमाने वाले हवाबंद
षटकोणीय चर्नर्स या मिक्सर्स में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसमें टुकड़ों के कुल वजन का लगभग 10% कार्बन डाइसल्फाइड मिलता है। इस मिश्रण को हम 2 चक्कर प्रति मिनट, ठीक है, मतलब हम बहुत धीरे धीरे घुमाते हैं कि बेहद धीमी गति से लगभग 3 घंटे तक घुमाकर मथा जाता है। अब इसमें क्या होता है, ऐसा करने से एक रासायनिक परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया के दौरान सोडा सेलुलोज बदलकर सोडियम सेलुलोज ज़ैंथेट बन जाता है और उत्पादन का रंग सफ़ेद से बदलकर लाल नारंगी हो जाता है। उसके बाद छठी प्रक्रिया हम क्या करते हैं, दैट इज डिसॉल्विंग प्रोसेस, घोलने की प्रक्रिया। मिक्सिंग और डिसॉल्विंग प्रोसेस, द ऑरेंज प्रोडक्ट दैट इज सोडियम सेलुलोज ज़ैंथेट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बॉल्स, ठीक है। These fall into a mixer called dissolver which is provided with a stirrer. A dilute solution of caustic soda is added and the contents are stirred for 2 to 5 hours, and at the same time the dissolver is cooled. The sodium cellulose xanthate dissolves to give a clear brown thick liquid similar to honey. This is called viscous and it contains about 6 to 5% caustic soda and 7.5% of cellulose, ठीक है। तो ये लाल नारंगी रंग का जो सोडियम सेलुलोज ज़ैंथेट है, जो हमें अभी मथने से प्राप्त हुआ है, एक विशेष मिक्सर में डाल दिया जाता है, ठीक है, जिसे डिसॉल्वर कहते हैं। इस डिसॉल्वर में कॉस्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक हल्का तनु घोल मिलाया जाता है। इस मिश्रण को एक समथनी की मदद से 4 से 5 घंटे तक लगातार चलाया जाता है और साथ ही डिसॉल्वर को ठंडा रखा जाता है। इसका परिणाम क्या होता है, जो ज़ैंथेट है वो पूरी तरह घुलकर शहद जैसा गाढ़ा हो जाता है और साफ और भूरे रंग के तरल पदार्थ बन जाता है। इसी गाढ़े घोल को विस्कस कहा जाता है। इसका संगठन है ये लगभग 7.5% सेलुलोज और 6.6% कास्टिक सोडा होता है। 6.6 या 6.5 आप जो भी कह लीजिए, अलग अलग किताबों में थोड़ा सा डिफर करता है ये आंकड़े। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम इसको फिर से परिपक्व करते हैं, राइपनिंग करते हैं। दिस विस्कस सॉल्यूशन रिक्वायर्स टू बी राइपेंड टू गिव अ सॉल्यूशन हैविंग बेस्ट स्पिनिंग क्वालिटी। राइपनिंग इज कैरिड आउट बाय स्टोरिंग द विस्कस सॉल्यूशन for 4 to 5 days at 10 to 18 degrees centigrade. The viscosity of the solution first decreases and then rises to its original value. The ripened solution is filtered carefully and is now ready for spinning to produce viscous rayon फिलामेंट। तो हम क्या करते हैं कि इस विस्कर के घोल को कताई के लिए सबसे उपयुक्त और उत्तम बनाने के लिए कुछ दिन के लिए पकाया जाता है। राइपनिंग के लिए विस्कस के घोल को 10 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के नियंत्रित तापमान पर 4 से 5 दिन के लिए सुरक्षित रख दिया जाता है। इस दौरान घोल का गाढ़ापन पहले थोड़ा घटता है और फिर बढ़कर वापस उसी मूल स्तर पर आ जाता है। अंत में इस पके हुए घोल को सावधानी पूर्वक छाना जाता है और इसके हवा के बुलबुलों को निकाला जाता है। अब यह विस्कस रेयन के धागे बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो जब पूरी तरह तैयार हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम धागा बना लेते हैं। वेट spinning process, the viscous solution is forced through a spinneret having many fine holes diameter. The spinnerets are submerged into a solution containing the following chemicals: 10% sulfuric acid, 18% soda sulfate, 1% zinc sulfate, 2% glucose and 69% water. The spinning solution is kept at 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। पके हुए विस्कस के घोल को
एक स्पिनरेट के माध्यम से दबा कर निकाला जाता है, जिसमें कई अत्यंत बारीक छेद होते हैं। यह स्पिनरेट एक रासायनिक स्पिन बाथ में डूबा रहता है, जिसका तापमान 40 to 45 डिग्री बनाए रखते हैं। मैं आपको स्पिनरेट्स दिखाऊं। स्पिनरेट्स आप देखिए कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जैसे आप मेहंदी के घोल को पतला पतला निकालते हैं ना, उसी प्रकार से आप देखिए ये स्पिनरेट से पतले पतले उसमें छेद होते हैं। हम इसके ऊपर ही उस सॉल्यूशन को डाल देते हैं और फिर हमारा ये धागा निकलने लग जाता है। नेक्स्ट चलिए हम पढ़ें, दैट इज क्यूप्रीमोनियम रेयॉन। ठीक है, क्यूप्रीमोनियम रेयॉन अब आप देखिएगा तो क्यूप्रीमोनियम रेयॉन नेक्स्ट टाइप ऑफ रेयॉन है जो हम पढ़ते हैं। क्यूप्रीमोनियम आपको जब सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है वो विस्कस रेयॉन के बनने की प्रक्रिया एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, पर फिर भी जितने प्रकार के रेयॉन हैं सारे को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। अब क्यूप्रीमोनियम रेयॉन देखिए तो दिस प्रोसेस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल used in 1897 in Germany. In this process, cotton linters or wood pulp are used. The method was frequently modified until now it is capable of producing the finest diameter of any of the rayon. Like viscous rayon, cupremonium rayon is also a regenerated cellulose fiber. Cotton linters are used as a source of cellulose for this rayon. Ammoniacal copper oxide solution is also known as cupremonium hydroxide solution. Cupremonium hydroxide solution is a solvent for cellulose. When a solution of cellulose in cupremonium hydroxide is diluted with water or treated with dilute sulfuric acid, the cellulose is regenerated or precipitated by using a spinneret. Filament of this generated cellulose can be प्रोड्यूस। ठीक है, तो बेसिकली क्यूप्रीमोनियम रेयॉन 1897 में सबसे पहले जर्मनी में इस्तेमाल की गई थी। इस विधि में कॉटन लिंटर्स, कॉटन के छोटे रेशे, जैसे हम विस्कस रेयॉन में लकड़ी की लुगदी का यूज़ करते हैं, पर क्यूप्रीमोनियम रेयॉन में हम लकड़ी की लुगदी का उपयोग कम करते हैं, जबकि कपास के छोटे रेशों का यूज़ करते हैं। इस तरीके में समय समय पर कई बदलाव किए गए हैं, जिसके कारण आज इससे किसी भी अन्य रेयॉन की तुलना में सबसे महीन व्यास वाला रेशा तैयार किया जा सकता है। ठीक है, इसमें बेसिकली हम एमोनिया युक्त कॉपर ऑक्साइड घोल को क्यूप्रीमोनियम हाइड्रोक्साइड घोल के नाम से भी जाना जाता है। यह क्यूप्रीमोनियम हाइड्रोक्साइड घोल सेलुलोज के लिए एक विलयक का काम करता है। जब क्यूप्रीमोनियम हाइड्रोक्साइड में बने सेलुलोज के इस घोल को पानी मिलाकर पतला किया जाता है या फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उपचारित किया जाता है, तो सेलुलोज फिर से पुनर्जीवित या अवक्षेपित ठोस रूप में हो जाता है और इस तरह से हम क्यूप्रीमोनियम रेयॉन के रेशे को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोसेलुलोज। ये भी रेयॉन का ही एक प्रकार है। दिस मेथड ऑफ रेयॉन प्रोडक्शन वाज स्टार्टेड बाय काउंट हिलरी कार्डोनेट इन 1884 इन फ्रांस। ये फ्रांस में पहली बार किया गया था। दिस मेथड इज एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है। सो लिटिल यूज टूडे। मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोसेलुलोज प्रोसेस, तो अब इसे हम कैसे बनाते हैं? इन दिस प्रोसेस कॉटन लिंटर्स और शॉर्ट स्टेप्ड कॉटन इज यूज। इसमें भी हम छोटे छोटे कपास के रेशों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दीज आर ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, तो इसे हम सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में डाल देते हैं। दिस इनफ्लेमेबल मटेरियल इज देन डिसॉल्व इन ईथर।
The solution is then forced through tiny holes of spinnerets into air. Each hole of spinneret form one filament or strand. तो रेयन या हम नाइट्रोसेलुलोज रेयन को कैसे बनाते हैं, चलिए हम हिंदी में पढ़ें। तो रेयन उत्पादन की इस विधि की शुरुआत फ्रांस में 1884 में काउंट हिलेरी शार्डोनेट द्वारा की गई थी। यह विधि काफ़ी महंगी है, इसीलिए आज इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, तो इसमें हम छोटे छोटे कपास के रेशे लेते हैं, उसमें छोटे स्टेपल वाले कपास का उपयोग किया जाता है। इन्हें सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के साथ मिलाकर उपचारित किया जाता है। इस रासायनिक प्रक्रिया से एक अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ तैयार होता है, जिसे बाद में ईथर के घोल में डाल दिया जाता है। इसके बाद जो तैयार चिपचिपा घोल होता है उसको स्पिनरेट के बेहद बारीक छेदों के माध्यम से हवा में दबाव के साथ बाहर निकाला जाता है, और स्पिनरेट का प्रत्येक बारीक छेद एक लंबे रेशे या धागे का निर्माण करता है, जो हवा के संपर्क में आते ही सूखकर ठोस हो जाता है। तो ये हमारा तीसरा प्रकार है रेयन के लिए। चौथा प्रकार देखिए, ये है हमारा सेलुलोज एसीटेट प्रक्रिया। इस प्रोसेस को कमर्शियली डेवलप किया गया था 1918 में। First cotton linters were treated with a mixture of acetic acid and acetic anhydride. Acetic acid is combined with cellulose and forms cellulose and acetate. This is kept for aging until it has ripened. The cellulose acetate change into white flakes when the ripened product is washed with water dissolved in acetone, and the solution is filtered. The solution is forced through fine holes in hot air. Acetone evaporates and leaves the fiber of cellulose acetate. तो ये पहली बार व्यावसायिक रूप से 1918 में शुरू हुआ था। सबसे पहले कपास के छोटे रेशों को एसिटिक अम्ल में या एसिटिक एनहाइड्राइड में के मिश्रण में उपचारित किया जाता है। इस प्रक्रिया में एसिटिक अम्ल सेलुलोज के साथ रासायनिक क्रिया करता है, जिससे सेलुलोज एसीटेट का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण को कुछ समय के लिए परिपक्व होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये परिपक्व उत्पाद पानी में धोया जाता है तो सेलुलोज एसीटेट सफ़ेद रंग के छोटे पपड़ियों में बदल जाता है। इसके बाद ये घोल को अच्छी तरह से छान लिया जाता है, और ये छने हुए घोल को फिर हम स्पिनरेट से निकालते हैं छेदों से, जिससे कि गर्म हवा में ये दबाव बनाकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम 4 प्रकार से रेयन बनाते हैं। बस रेयन के बनाने की प्रक्रिया में आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि अलग अलग रेयन में हम अलग अलग रसायनों का यूज़ कर रहे हैं। चलिए, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ें। व्हाट इज़ द प्राइमरी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विस्कस रेयन। पूछ रहा है विस्कस रेयन के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक प्राकृतिक कच्चा माल क्या है, तो वो है क्या है, हमारा वुड पल्प है ना, लकड़ी की लुगदी। ऑल्दो रेयन इज क्लासिफाइड एज ए मैन मेड फाइबर, इट इज नॉट completely synthetic. It is a regenerated cellulose fiber made from natural wood pulp which is then chemically treated. हालांकि रेयन को मानव निर्मित रेशों के अंतर्गत ही वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से सिंथेटिक या कृत्रिम नहीं है। ये एक पुनर्निर्मित या पुनर्जीवित सेलुलोज रेशा है, जो प्राकृतिक लकड़ी की लुगदी से प्राप्त किया जाता है, और फिर इसमें हम रसायन डालकर
एक संशोधित रूप प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज रेयन ऑफन ब्लेंडेड विथ कॉटन और वुल इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। ये पूछ रहा है कि कपड़ा निर्माण में रेयन को अक्सर कपास या ऊन के साथ ही क्यों मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है, आप देखिए, गीले होने पर इसकी मजबूती और आराम को बढ़ाने के लिए, टू इम्प्रूव इट्स स्ट्रेंथ व्हेन वेट एंड एनहेंस कंफर्ट। ठीक है, चलिए कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़े। तो रेयन फाइबर जो जब उसे हम गीला करते हैं तो उसका 30 to 50% ऑफ स्ट्रेंथ लूजेस। ठीक है, उसका वो खो देता है, उसकी ताकत वो खो देता है। ब्लेंडिंग इट विथ कॉटन इम्प्रूव इट्स वेट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी while combining it with wool adds drape luster and reduces the cost of the garment। ठीक है, रेयन का रेशा गीला होने पर अपनी 30 से 50% मजबूती खो देता है। इसे कपास के साथ जब हम मिलाते हैं ना तो ये मजबूत और टिकाऊपन बढ़ जाता है, जबकि ऊन के साथ जब हम मिलाते हैं तो इसकी ड्रेप मतलब ये जो हम फॉल मतलब जो पहन रहे हैं उसकी ड्रेप और चमक आती है और कपड़े की लागत कम हो जाती है। थोड़ा सा हम कॉस्ट इफेक्टिव बनाते हैं जब ऊन के साथ मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ड्यूरिंग द विस्कस प्रोसेस व्हाट इज द रोल ऑफ द स्पिन बाथ एसिड बाथ। ठीक है, विस्कस प्रक्रिया के दौरान स्पिन बाथ या अम्ल कुंड की क्या भूमिका होती है। तो इसका आंसर है सेलुलोज को पुनर्जीवित करना और तरल विस्कस को ठोस धागे में जमाना, टू जनरेट सेलुलोज एंड कोगुलेट द लिक्विड विस्कस इनटू सॉलिड फिलामेंट। चलिए कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़े। व्हेन द लिक्विड हनी लाइक विस्कस सॉल्यूशन इज पम्प्ड थ्रू द स्पिनरेट इनटू द एसिड स्पिन बाथ, a chemical reaction occurs and turns the liquid steams into solid continuous pore and cellulose filament। जब शहद जैसे गाढ़े तरल विस्कस घोल को स्पिनरेट के माध्यम से एसिड स्पिन बाथ में, ठीक है, हम में पंप करते हैं तो क्या होता है, ये रासायनिक प्रतिक्रिया करता है और तरल जो है वो ठोस, शुद्ध और सेलुलोज के धागों में बदल जाता है। इसीलिए हम इसे अम्ल कुंड में डालते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट ट्रू फॉर रेयन फाइबर। निम्नलिखित में से कौन सा गुण रेयन रेशे के लिए सही नहीं है। तो इसका आंसर है, यह सिकुड़न और सिलवटों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है। इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू रिंकल्स एंड क्रीजेस। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। रेयन हैज़ पुअर इलास्टिक रिकवरी एंड रिंकल वेरी इजीली। ठीक है, क्योंकि ये एक सेलुलोजिक रेशा है इसीलिए इसमें लचीलापन बहुत कम होता है और इसमें आसानी से सिलवटें पड़ जाती है। इट रिक्वायर्स रेगुलर आयरनिंग और स्पेशल केमिकल फिनिश टू रिमेन crease free. Since it is made up of cellulose, it behaves like cotton when burning। ठीक है, इसमें सिलवट मुक्त रखने के लिए इसको हमको नियमित इस्त्री करते रहना पड़ता है या इसे हम रासायनिक प्रतिक्रिया कर सकते हैं जिससे कि सिलवटें ना पड़े, और सेलुलोज के बने होने के कारण ये बिल्कुल कपास जैसा ही होता है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस व्हाट हैपन्स टू द सेलुलोज व्हेन द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ड्रॉप्स फ्रॉम 1000 to 300 ड्यूरिंग द एजिंग प्रोसेस। निर्माण प्रक्रिया में जब एजिंग प्रक्रिया के दौरान डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 1000 से घटकर 300 हो जाता है तो सेलुलोज को क्या लाभ होता है। तो उसे क्या लाभ होता है, वह
आणविक श्रृंखलाओं को छोटा करता है ताकि एक आसानी से घुलने योग्य आदर्श घोल बनाया जा सके। इट शॉर्टन्स द मोलिकुलर चेन टू मेक अ प्रोसेस एबल आइडियल सोल्यूशन। चलिए कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़े तो नेचुरल वुड पल्प हैज़ ए वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन विच मेक्स इट टू थिक एंड इम्पॉसिबल टू डिज़ोल्व और स्पिन। ठीक है, अगर इतना ज़्यादा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होगा तो धागे को स्पिन करने में मुश्किलें आएंगी। Keeping it in galvanized drums allows oxygen to break down these long chains to a degree of polymerization of around 300, creating the perfect thickness for spinning. प्राकृतिक लकड़ी की लुगदी का डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बहुत अधिक होता है, जो कि 1000 होता है, जिससे यह एक बहुत गाढ़ी हो जाती है। इस घोल को काटना असंभव होता है। इसे गैल्वेनाइज्ड ड्रमों में रखने पर हवा की ऑक्सीजन इन लंबी श्रृंखलाओं को तोड़कर लगभग 300 डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन तक ले आती है, जिससे स्पिनिंग के लिए एकदम सही गाढ़ापन मिलता है। ठीक है, तो आप सब मुझे बताइए, अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगती हो तो आप सब मुझे बताइए कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़